Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we will discuss a short note on right to property. हम बिल्कुल ही क्रिप्स में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 21 के बीच में क्या कनेक्शन है, प्रेजेंट में राइट टू प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या है, ह्यूमन राइट है या नहीं है, वो सब हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप नोट्स चाहते हैं उन वीडियोस का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर वो नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज पर आर्टिकल 300A, जो कि 44th अमेंडमेंट में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। और एक और चीज, ये एक ह्यूमन राइट भी है। ये वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी कहा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है। और एज पर आर्टिकल 17 ऑफ 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक ह्यूमन राइट है एज पर यूनिवर्सल UDHR, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट्स में भी राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहां तक तो बात है क्लियर। अब देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो दो आर्टिकल में मिलता था हमें। एक तो आर्टिकल 19(1) और F में मिलता था। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज F में मिलता था, जो कि गारंटी करता था द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये गारंटी देता था किस चीज का, राइट टू एक्वायर कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे और डिस्पोज कर सकते थे कोई भी प्रॉपर्टी को। ठीक है। और आर्टिकल 31 क्लोज 1 और आर्टिकल 31 क्लोज 2, जो कि अब नहीं है, रिमूव कर दी गई है, उसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी। ठीक है। आर्टिकल 31 सब क्लोज 1 में क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटीज ऑफ दिस लॉ। यानी कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसके राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, अनलेस जब तक कि वो अथॉरिटी ऑफ लॉ ने डिसाइड ना कर दी गई हो। यानी कि अगर कोई लॉ पास कर दिया गया है तब उसके राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिप्राइव किया जा सकता है, उसके राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो की जा सकती है इन्फ्रिंज। ठीक है। और जो दूसरा जो आर्टिकल था वो था कि ये स्पेसिफाई करता था कि जब भी ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का राइट जो है वो छीना जाएगा, तो उस केस में दो ही कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि ये पब्लिक पर्पस के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही है, जैसे सपोज कोई रोड बनाया जा रहा है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी आ जा रही है, तो उसमें क्या है, पब्लिक पर्पस होना चाहिए। अब रोड बन रहा है, पब्लिक पर्पस है। अगर पब्लिक पर्पस नहीं है तो उसकी राइट टू प्रॉपर्टी को छीना नहीं जा सकता। ये पहले की सिचुएशन थी। और दूसरा था कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना अनिवार्य है, यानी कि जो ओनर होगा राइट टू प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसे कंपनसेशन देना जरूरी है। ये सिचुएशन थी जब तक 44th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी। देखिए, अब 44th अमेंडमेंट पास होती है और ये जो पार्ट है आर्टिकल 19(1)F को और आर्टिकल 31 के जो मेन क्लोज थे, ये जो कंडीशंस थी, इसे डिलीट कर दिया जाता है। और नाउ इट इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब सिर्फ ये एक लीगल राइट बन के रह जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं इसका कारण क्या था, कि इसे रिमूव क्यों किया गया था पार्ट 3 से, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसे रिमूव क्यों किया गया था। देखिए, हमने काफी वीडियोस डिस्कस की हैं, टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल होते हैं स्टेट के अगेंस्ट। और इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो
अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ही पावरफुल राइट दिए गए हैं पीपल को। अब क्या होता था, जब भी कोई गोल अकम्प्लिश करना होता था, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई गोल अकम्प्लिश करना होता था, जैसे कोई भी डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम करना होता था गवर्नमेंट को, कोई पुल बनाना होता था, कुछ भी एक्टिविटीज करनी होती थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी के नाम पर काफ़ी सारी रिट्स जो हैं वो दारिज होने लगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। उससे क्या होता था, डिले होता था, और काफ़ी सारी जजमेंट्स में तो ये होता था कि वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंफ्रिज नहीं किया देना जाता था। तो इस कारण से बहुत ही क्या होता था, डिले होता था डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, और ये गवर्नमेंट को खलता था कि ये तो गलत ही दे दिया हमने राइट। तो इस वजह से इसे रिमूव कर दिया गया। मेन रीज़न था द राइट हैज़ बीन एबोलिश because of its incapability with the goals of justice, socio-economical and political, and after 44th Amendment Act it's only a constitutional right। यानी कि ये जो है उनके गोल जो होते थे गवर्नमेंट के वो पूरे नहीं होते थे, जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल, और इस वजह से इसे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 21 और राइट टू प्रॉपर्टी के बीच में क्या कनेक्शन है। देखिए अब एक सिनेरियो ये भी आ सकता है कि मान लीजिए आपने ए पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो छीन ली। अब उससे क्या हुआ, वो उस प्रॉपर्टी पे कोई बिजनेस करता था XYZ, ठीक है। अब आपने उसका बिजनेस छीन लिया इनडायरेक्टली। अब वो कोर्ट में जाता है कि देखिए बेशक मेरा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन मेरा आर्टिकल 21 तो है ना अभी भी, तो मेरा राइट टू क्या हुआ, राइट टू लाइफ जो है वो इम्पैक्ट हुआ। तो क्या ऐसी रिट भी एंटरटेन की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस तरह के आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्गुमेंट दैट द लॉ रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई आर्टिकल 21। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें रिजेक्ट की हैं कि अगर जब भी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो छीना जाएगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए आर्टिकल 21 के साथ। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है आर्टिकल 21 इसेंशियली डील्स विद पर्सनल लिबर्टी, इट हैज लिटल टू डू विद द राइट टू ओन प्रॉपर्टी एज सच। वो कहता है आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है उसका राइट टू प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हेयर वी आर नॉट कंसर्न विद ए लॉ वेयर द डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी वुड लीड टू द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी और लाइवलीहुड। ऑन द अदर हैंड लॉ इज बीइंग एक्वायर्ड टू इम्प्रूव द लाइफ कंडीशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो ये कह रहे हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो छीना जा रहा है वो इस सिनेरियो में भी देखा जा सकता है कि ये तो बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड कंडीशन है वो इम्प्रूव करता है, तो वो इस आर्गुमेंट पे आर्टिकल 21 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखिए हमने पहले बात की, अब पहले 2-3 केस लॉज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1978 यानी 44th अमेंडमेंट के पहले हैं, और बाकी के 2 केस लॉज 44th अमेंडमेंट के बाद में हैं। ठीक है, पहला था बेला बनर्जी केस जो कि 1954 का था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कंपनसेशन वर्ड दिया गया था ना आर्टिकल 31 सब क्लोज 2 में, उसमें क्या है फुल कंपनसेशन देनी चाहिए, यानी कि वो जस्ट इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो ओनर से, यानी कि उसकी पहले आप वैल्यू देख लो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो जस्ट उसके ही इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यानी कि आपको पूरी कंपनसेशन देनी है, ये नहीं कह सकते आप कि आपने नॉमिनल कुछ भी कंपनसेशन दे दी और उसकी प्रॉपर्टी ले ली, ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा है बैंक नेशनलाइज केस जो कि 1955 में आया था, उसमें भी ये कहा गया था कि मार्केट वैल्यू जो है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उस डेट के हिसाब से आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी होगी। और केशवानंद भारती केस में भी एक बात हेल्ड हुई थी। देखिए इस बीच में क्या हुआ था कि जो कंपनसेशन था ना जगह एक अमेंडमेंट लाए थे 25th अमेंडमेंट, उसकी जगह अमाउंट वर्ड ऐड कर दिया था गवर्नमेंट ने ताकि कंपनसेशन पूरी ना देनी पड़े। लेकिन केशवानंद भारती के केस में भी ये हेल्ड हुआ था कि आप ये नहीं कर सकते, द कंपनसेशन या फिर जो अमाउंट है, जो मैंने बोला ना वर्ड अमाउंट कर दिया था, अमाउंट कुड नॉट बी आर्बिट्रेरी और इल्यूसरी, यानी कि वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता अमाउंट, दैट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय ए प्रिंसिपल विच इज रेलेवेंट टू द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि ये डिटरमाइन किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा जो इक्विवेलेंट होगी, रेलेवेंट होगी पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के, यानी कि सेम बात
कोर्ट ने हेल्ड की थी इस केस में भी। अब देखिए, अब यहाँ ये था कि 44th अमेंडमेंट नहीं हुई थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या रुख था सुप्रीम कोर्ट का, अब वो भी देख लेते हैं। बसंती बाई केस 1984 में ये आया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इन स्पाइट ऑफ डिलीशन ऑफ आर्टिकल 31 क्लोज 2, चाहे ये डिलीट भी हो गई है, देयर इज स्टिल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू पे एडुकेट अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट कंपनसेशन। यानी कि चाहे ये जो है क्या हो गया है, आपने रिमूव कर दिया है फंडामेंटल राइट, स्टिल आपको एप्रोप्रिएट कंपनसेशन तो प्रोवाइड करनी ही होगी, और ये मस्ट बी फेयर होनी चाहिए एंड जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में भी ये हेल्ड हुआ था, इवन दो आर्टिकल 31 हैड नॉट बीन डिलीटेड। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये डिलीट हुआ हो या ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको अमाउंट जो है वो जस्टिसेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी आर्बिट्रेरली कुछ भी अमाउंट पे कर दो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में, बेशक 44th अमेंडमेंट पास हुआ हो या ना हुआ हो, हमेशा एक बात कही है कि जब भी आप राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन करेंगे या फिर किसी की प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंज करेंगे, अपने उसमें लेंगे, तो आपको जो कंपनसेशन है वो जस्ट और फेयर तो देनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखिए कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। ज़्यादा मार्क्स में 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन आपके पास इनफ मटेरियल है। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ओनली गिव अस मोटिवेशन कि हमें ऐसे ही काम करते रहना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।